back with a new video. So this is for class 10th standard students. Actually we have already uploaded two parts of this chapter, that is gravitation. This is chapter 1 of your science 1 syllabus. So दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए हैं. अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो जाकर देख लीजिए दोनों वीडियोस. ठीक है, अब हम उसको कंटिन्यू करेंगे. उसके आगे का पोर्शन हम इस वाली वीडियो में देखेंगे. तो क्या होने वाला है इस वीडियो में देख लेते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे डू यू नो विच इज़ प्रेजेंट ऑन योर पेज नंबर 6 ऑफ द टेक्स्ट बुक. एंड देन अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत सारी चर्चा की है. ठीक है, और थोड़ा सा कुछ बातें हम सीखेंगे, कुछ अलग चीज़ें हैं यहाँ पर. उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं 2 पेज नंबर 7 पर, और फिर पेज नंबर 7 पर ही एक यूज़ योर ब्रेन पावर है, उसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होने वाली है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, डू यू नो यहाँ पर क्या बताया गया है. देखिए पिंक कलर का बॉक्स है आपके पेज नंबर 6 पर. एक इसमें लो टाइड और हाई टाइड के बारे में बताया गया है. अब लो टाइड और हाई टाइड मतलब क्या. टाइड मतलब क्या होता है, लहरें. टाइड मतलब क्या होता है, लहरें. तो ये लहरें हैं, समुद्र की लहरें. ठीक है, ओशियन पे लहरें होती है. तो ये कभी लहरें ऊपर उठती है, कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर उठती है, कभी नीचे आती है. तो इसमें ग्रेविटी का क्या रोल है. यहाँ पर लहरों के ऊपर उठने में और नीचे जाने में ग्रेविटी का क्या कोई रोल है क्या. ठीक है, दिस इज़ अवर क्वेश्चन. हाँ, लेकिन किसकी ग्रेविटी, नॉट अर्थ की ग्रेविटी का रोल नहीं है. यहाँ पर किसका रोल है, मून की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है. किसका, मून की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहाँ पर हम उसकी बात करेंगे. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अर्थ पर जो ओशियन प्रेजेंट है, अर्थ पर जो ओशियन प्रेजेंट है. ठीक है, देखिए पहले तो समझ लीजिए कि मून के पास अपनी खुद की ग्रेविटेशनल फील्ड भी है. तो यहाँ पर जो ओशियन में पानी प्रेजेंट है, मान लो ये जो ब्लू लेयर दिखाई गई है आपको यहाँ पर, ये ब्लू लेयर जो है ये आपकी ओशियन है. तो क्या होता है, ये ओशियन में जो पानी होता है ना, इसको मून का ग्रेविटेशनल फील्ड अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है. तो ऐसे केस में क्या होता है, पानी थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है, तो आपको ऐसी लेयर उठती हुई दिखेगी ऊपर की तरफ. ठीक है, ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून. इसको कहते हैं हम हाई टाइड. जब पानी ऊपर की तरफ जाता है तो इसको कहते हैं हाई टाइड. उसी समय पर इस तरफ, यहाँ पर इस वाले हिस्से में क्या हो रहा है, पानी थोड़ा नीचे की तरफ जाता है. पानी नॉर्मल लेवल से थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता है, तो इसको कहते हैं लो टाइड. तो लहरों का उठना और गिरना, ये किसका इफेक्ट है एक्चुअली में, ग्रेविटेशनल, चंद्र देवता का. इसका बोलते हैं चंद्र देवता होते हैं ना हमारे, उनकी कृपा है ये. तो ये होता है यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का एंगल होता है. अगर इस तरफ हाई टाइड है तो उसके 90 डिग्री एंगल पर, उसके 90 डिग्री एंगल पर देखिए, अब अगर इधर से हाई टाइड है तो उसके 90 डिग्री एंगल पर क्या होगा, लो टाइड. सिंपल सी बात है. इतनी सी जानकारी यहाँ पर बताई गई है रिगार्डिंग लो टाइड एंड हाई टाइड. दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, मून्स ग्रेविटेशनल फील्ड. चलिए नेक्स्ट, दिस इज द इफेक्ट ऑफ एक्चुअली मून्स ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन ओशियंस एंड वाटर बॉडीज प्रेजेंट ऑन अर्थ. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट है पेज नंबर 7 पर आपका अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कुछ चर्चा की गई है, कुछ सवाल पूछे गए हैं, उसके ऊपर बहुत अच्छी चर्चा करेंगे हम. ठीक है, क्या बताया है, विल द वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रिमेन कांस्टेंट और विल इट चेंज विथ टाइम. पहला सवाल. दूसरा है हाउ विल इट चेंज. देखिए एक्सप्लेन कर देता हूँ, सवाल का मतलब भी बता देता हूँ मैं, कि भाई अगर हम एक पत्थर लें और इसको ऊपर से नीचे फेंकें, नीचे से ऊपर फेंकें, तो क्या उसकी वेलोसिटी में कोई बदलाव आएगा, उसका रफ्तार, वेलोसिटी मतलब क्या है, रफ्तार, क्या रफ्तार में कोई बदलाव आएगा. देखेंगे हम, डायग्राम बना के बताऊंगा. हाउ विल इट चेंज, क्या वो कैसे बदलेगी, बढ़ेगी या घटेगी. वाई डजंट द स्टोन मूव अप ऑल द टाइम. स्टोन जो है वो क्या कंटिन्यूसली ऊपर ही चलते जाएगा और स्पेस में चला जाएगा.
या कहीं एक पॉइंट पर रुकेगा और वापस आएगा। Why does it fall down after a certain height? एक पर्टिकुलर हाइट पर जाके वो रुक जाता है और वो वापस नीचे आता है, तो ऐसा क्यों होता है? What does its maximum height depends on? और इसकी जो सबसे मैक्सिमम कितनी ऊंचाई पर कोई पत्थर जा सकेगा उसकी हाइट किस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, इसको डिटेल में हम देखेंगे अभी यहाँ पर। अब देखिए, मान लीजिए ये है आपका अर्थ का सरफेस। ठीक है, अब इस पर एक लड़का खड़ा है, मान लो इसका नाम है गोलू। ठीक है, इसका नाम है गोलू। धरती पर एक पत्थर है, स्टोन। ठीक है, ये एक स्टोन है। इसने क्या किया, गोलू ने स्टोन उठाया और ऊपर फेंका। क्या किया, स्टोन उठाया और ऊपर फेंका, और स्टोन इस पर्टिकुलर हाइट पर जाके रुका और वापस आया। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, ऐसा ही होता है। क्या किया, गोलू ने एक पत्थर उठाया और इसको ऊपर फेंका। अब यहाँ ऑब्जर्व क्या करना है, ऑब्जर्व ये करना है कि ये इन अलग अलग हाइट्स पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब देखो, पहले तो समझ लो कि इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है। ये जो पत्थर धरती पर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है। कौन सा फोर्स है ये? धरती माता का फोर्स है, इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। धरती माता इसको नीचे की तरफ खींच रही है, तो दिस इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। हमको क्या करना है, गोलू को क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट को धरती माता के फोर्स के अगेंस्ट ऊपर के तरफ फेंकना है। धरती माता के फोर्स के अगेंस्ट जाना है इसको, तो उसके लिए उसको एक पर्टिकुलर फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या डायरेक्शन होनी चाहिए फोर्स की? इधर। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो गोलू ने लगाया हुआ फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। और कुछ ना कुछ, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है तो आवश्यक सीधी सी बात है कि भाई कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी उसमें आएगी। वेलोसिटी मतलब क्या? रफ्तार। ठीक है, विच इज़ डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हम जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स पर अगर हम ऑब्जर्व करें, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। ठीक है, ए बी सी डी अलग अलग पॉइंट्स पर अगर हम वेलोसिटी को ऑब्जर्व करें तो क्या हर पॉइंट पर सेम रहेगी? जी नहीं, नीचे ज़्यादा रहेगी तो और ऊपर जाएगा तो कम हो जाएगी, और ऊपर जाएगा तो और कम हो जाएगी, सबसे ऊपर जाने के बाद और कम हो जाएगी, और फाइनली यहाँ पहुँचने के बाद मान लो ये ई पॉइंट है, ई पॉइंट पर वेलोसिटी v विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी फिर? u। इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय u। इट विल बी समवॉट, कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी होगी, कुछ ना कुछ एक वैल्यू होगी। मान लो x है, ठीक है, स्मॉल x इसकी वैल्यू ले लेते हैं, x मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि जब गोलू किसी पत्थर को नीचे से ऊपर फेंकता है तो वेलोसिटी डिक्रीजेस। व्हाई डज दिस हैपन्स? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉन्स्टेंटली इन अलग अलग पोजीशंस पर धरती माता क्या कर रही है, इसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक पॉइंट पर जाके वो फोर्स क्या हो जाता है? काउंटर बैलेंस करते जाता है, और एक पॉइंट पर जो गोलू ने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया था वो पूरी तरीके से काउंटर बैलेंस होकर ख़त्म हो जाता है। किसके साथ काउंटर बैलेंस हो रहा है? ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। और यहाँ पर जाके गोलू ने लगाया हुआ फोर्स पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल मेरा और है कि अगर, अच्छा ठीक है, हमको पता है कि जब ऑब्जेक्ट धरती पर पड़ा है उस पर फोर्स लग रहा है नीचे के तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है? स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 अप्रॉक्सीमेटली। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? अर्थ के सरफेस पर। ठीक है, दूसरे किसी प्लेनेट पर नहीं है, अर्थ के सरफेस पर है। तो सरफेस पर क्या होती है? 9.8 वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ग्रेविटेशन के
अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो तभी भी उस समय भी क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 होती है या -9.8 होती है? ठीक है, तो इसका आंसर है जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है तो उस टाइम पर उसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है, जी की वैल्यू जो होती है वो माइनस में ली जाती है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, कुछ बातें यहाँ ध्यान में रखनी है हमको, न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। क्या क्या बातें? देखो, जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा होता है तो फाइनल वेलोसिटी v 0 हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी, g की वैल्यू माइनस में लेंगे मतलब -9.8 हो जाएगी। अब देखो, ठीक है, ये हो जाएगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब इसका रिवर्स करो। अब पत्थर एक पर्टिकुलर हाइट पर जाके रुका और वापस नीचे आया। जब ये वापस नीचे आ रहा है तो क्या ये फ्री फॉल में है? फ्री फॉल मतलब अभी फ्री फॉल आपको आया नहीं है, आगे आएगा फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब क्या? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है और उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स है, धरती माता का फोर्स है, तो उसको कहते हैं फ्री फॉल। तो ऐसे केस में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी मतलब इस पॉइंट पर, तो u हो जाएगा 0 और जैसे जैसे ये नीचे आएगा तो इसकी रफ्तार क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड देयर माइट बी सम मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जब पत्थर नीचे से ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, और जब नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है? वेलोसिटी इनिशियली 0 थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो धरती की तरफ आएगा वेलोसिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी और देयर माइट बी सम फाइनल वेलोसिटी। सो v इज इक्वल्स टू x मान लो। ठीक है, v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x। चलो, समझ में आ गया ये सब? तो ये सब इफेक्ट क्यों हो रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से ये सारे इफेक्ट हम स्टडी करते हैं। ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। ये हमको कब काम आएंगे? जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड और बातें हमने सीखी। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं पेज नंबर 7 पर, कुछ 2 सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स है, उसको डिस्कस करेंगे। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स की ट्रिक बताई हुई है। सबसे पहले क्या करना है? क्वेश्चन को रीड करते करते क्या करना है हमको? साथ साथ में उसकी डायग्राम बनानी है। हालांकि यहाँ डायग्राम शो नहीं की है हमने, मन में बना लेंगे। ठीक है, मन में हम अपनी डायग्राम बना लेंगे। एक्चुअली डायग्राम वही है जो हमने प्रीवियस पार्ट में देखी थी, वही डायग्राम हम रेफर करने वाले हैं, तो वो मैं दिखाऊंगा आपको कौन सा है डायग्राम। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन महेंद्र इन द अर्लियर एग्जाम्पल। जो पेज नंबर 6 पर कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे थे विच वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस पार्ट। तो प्रीवियस पार्ट अगर नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिएगा, उसमें हमने पेज नंबर 6 के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको डिटेल में डिस्कस किया है। चलिए, तो मैं डायग्राम दिखा देता हूँ, मेरी स्लाइड में अभी भी है वो डायग्राम। वेट अ सेकेंड, मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, डायग्राम नहीं है हमारे पास। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या था, प्रीवियस एग्जाम्पल, वो बता देता हूँ मैं, उसको रीड कर लेंगे पहले। इसमें महेंद्र और विराट की बात की गई है। महेंद्र और विराट क्या कर रहे हैं? एक पार्क में एक चेयर, एक मान लो अपना बेंच है, उस पर दोनों बैठे हुए थे। ठीक है, और उन दोनों के बीच में हमने अट्रैक्टिव फोर्स कैलकुलेट किया था और वो सारी चीज़ें हमने देखी। आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा दोनों भी पार्ट्स की, सो दैट यू कैन बी डायरेक्टली कनेक्टिंग टू द
वीडियो। ओके, तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसा एग्जांपल था, उसमें क्या था, महेंद्र और विराट दोनों भी एक बेंच पर बैठे हुए हैं और उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है। तो वही बात की जा रही है यहाँ पर भी, जो नया एग्जाम्पल हम देख रहे हैं पेज नंबर 7 पर। तो इसमें भी क्या बताया है कि महेंद्र के ऊपर, महेंद्र क्या, देखो सिंपल सी बात है, इमेजिन करो महेंद्र एक लड़का आदमी है, ठीक है, उसका मास 75 kg है, बताया गया है मास ऑफ महेंद्र 75 kg, प्रीवियस एग्जाम्पल में ही बताया था वो, ठीक है। उसमें पूछ रहा है कि भाई धरती को, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन महेंद्र, महेंद्र के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कितना एक्ट हो रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए अब इसमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा, देखिए मान लो ये अर्थ है और ये महेंद्र इसके ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। अब डायग्राम नहीं बना पाऊंगा मैं इसमें, मान लो ये महेंद्र है, इसको M से लिखता हूँ मैं। तो यहाँ पर अर्थ को एक ऑब्जेक्ट मान लो और महेंद्र को दूसरा ऑब्जेक्ट मान लो। अब इन दोनों के बीच में क्या करना है, हमको अट्रैक्टिव फोर्स निकालना है, एंड दैट विल बी नथिंग बट आवर ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू वो हो जाएगी। तो क्या पता होना चाहिए, तो गिवन क्या क्या है, प्रीवियस एग्जांपल के अकॉर्डिंग मास ऑफ अर्थ m1 मान लो, ठीक है। मास ऑफ अर्थ को क्या मान लेंगे हम, m1 मान लेंगे, विच इज 6 × 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ द अर्थ कैपिटल R हम मान लेंगे 6.4 × 10⁻6 मीटर, ठीक है। दिस इज द वैल्यू फॉर रेडियस ऑफ द अर्थ। महेंद्र का मास हमको पता है, मान लो ये m2 है 75 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नहीं सॉरी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमको पता होती है 6.67 × 10⁻23 नहीं, वो तो अलग एक्सेलरेशन, 6.67 × 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। अब यूजिंग द फोर्स लॉ, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने दिया था उसको यूज़ करिए और महेंद्र पर लगने वाला अर्थ का जो फोर्स है वो निकालेंगे, ठीक है। ये तो कुछ बताया था पिछले वाले एग्जाम्पल में, 1.83 टाइम्स लार्जर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन महेंद्र एंड विराट। तो इसको छोड़ दो, ये काम की बात नहीं है। डायरेक्ट क्या करना है, हमको ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। देखो ये फार्मूला कैसे लगाया हमने, ऑन व्हाट बेसिस वी हैव यूज्ड दिस फार्मूला, हमको निकालना क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और अप टिल नाउ वी हैव स्टडीड द फार्मूलाज। कौन से फार्मूला स्टडी किए हैं, एक तो ये वाला फार्मूला है फोर्स के लिए, इसके अलावा एक है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पर एक ये फार्मूला होता है फोर्स के लिए, और कोई फार्मूला हमने अभी तक स्टडी नहीं किया है। एक और है, फोर्स इज इक्वल्स टू 4m π² / r² × k, where k is constant. It is on page number 5. Okay, you can check it. Okay, तो ये है आपका फोर्स का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन आवर इंफॉर्मेशन गिवन डेटा जो भी है उसके बेसिस पर हमने सेलेक्ट किया ये वाला फार्मूला, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो इसी फार्मूले में दिखेंगी। तो वो सारी वैल्यूज़ पुटअप कर देनी है, जी की, कैपिटल जी की वैल्यू पुट की, m1 m2 की वैल्यू पुट की और r² की वैल्यू पुट की। हमने यहाँ पे r की वैल्यू पुट की तो उसको होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसको मैथमेटिकली सॉल्व किया हमने, करके देखिएगा आप, इसको मैथमेटिक्स अप्लाई करिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए तीनों को। उसके बाद ये इंडाइसेस को कैसे सॉल्व करेंगे, बेस सेम है, 10⁻⁻11 × 10⁻24 ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻13 10⁻+13 और इधर 6 के ऊपर 2 है तो ये हो जाएगा 10⁻12 10⁻12 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -10⁻12, अब ऊपर +13 है, -12 करेंगे तो हो जाएगा 10, ठीक है। तो पूरा इसको 6.4 × 6.4 कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, डिवीजन करेंगे, आप सॉल्व करेंगे इसको, डेसिमल को मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, फाइनल वैल्यू आपको मिलती है, करके देखना है इसको, सब लोग करके देखेंगे आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा 733 न्यूटन। तो धरती माता जो फोर्स लगा रही है महेंद्र के ऊपर, इट विल बी इक्वल टू 733 न्यूटन। कितना लग रहा है, 733 न्यूटन का फोर्स धरती माता महेंद्र के ऊपर लगा रही है। चलिए, इजी है, बहुत हार्ड नहीं है, सिंपल है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट व्हाट विल बी द महेंद्रास वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड इफ ही इज फॉलिंग डाउन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब महेंद्र को क्या कर दिया हमने,
एक पर्टिकुलर हाइट पर रख दिया। देखो मान लो ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, महेंद्र अब यहाँ पर है, ठीक है। मान लो ये गोल है, इसको महेंद्र मान लो, ठीक है। अब ये नीचे आ रहा है, मान लो ये एक पर्टिकुलर स्टेज पर था, रुका हुआ था, अब ये नीचे गिरा। नीचे गिरेगा तो क्या होगा, इसमें जब हमने पीछे एग्जाम्पल देखा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर डिस्कशन किया था, तो जब ऑब्जेक्ट कभी भी ऊपर से नीचे आता है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है उसकी, 0। तो देखिए यहाँ पर लिखा है u = 0। अभी अभी हमने कैलकुलेट किया ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर। अब ये सरफेस से बहुत ज़्यादा हाइट पर नहीं है, हमने क्या कैलकुलेट किया था, महेंद्र का सरफेस के ऊपर जो इसका फोर्स रहेगा ग्रेविटी की वजह से, वो कैलकुलेट किया था। अब सरफेस से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है महेंद्र, अभी सरफेस से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। इसका मतलब हम इसकी ये वाली वैल्यू ले सकते हैं फोर्स की। तो ये नीचे आ रहा है तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स है 733 न्यूटन। महेंद्र का मास दिया गया है 75 kg और टाइम लग रहा है इसको 1 सेकेंड, ठीक है। ऊपर से नीचे आने के लिए टाइम इसको लग रहा है 1 सेकेंड। निकालना क्या है, महेंद्र की रफ्तार निकालनी है। वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है, ठीक है। अब वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला है, हम यहाँ पर काइनेमेटिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। काइनेमेटिकल न्यूटन की जो 3 इक्वेशन पढ़े थे हमने अपना 9th स्टैंडर्ड में, ठीक है। 9th स्टैंडर्ड में 3 इक्वेशन पढ़े थे, v = u + at, s = ut + ½ at², v² = u² + 2as। ये 3 न्यूटन के इक्वेशंस पढ़े थे हमने, वही अप्लाई करेंगे। फाइनल वेलोसिटी कैसे पता चला मुझे ये वाला फार्मूला लगाना है, ये मुझे पता चला बाय ऑब्जर्विंग माय गिवन डेटा। देखो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, टाइम है, तो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम वाला, वेलोसिटी की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, तो वेलोसिटी टाइम वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। वो कौन सी होती है, v = u + at, ठीक है। अब देखिए 8 तो है नहीं हमारे पास, ये वाला फार्मूला हम लगा रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी तो निकालना है, इनिशियल तो 0 है, t की वैल्यू दी गई है, a की वैल्यू नहीं है, तो क्या हम a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, हमारे पास क्या है, मास है और फोर्स है। तो एक फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है, फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 चीज़ें हैं, तीसरी चीज़ हम निकाल सकते हैं। निकालिए, तो एक्सेलरेशन = हो जाएगा फोर्स अपॉन मास, डिवाइड करो 733 डिवाइडेड बाय 75, इट विल बी 9.77, ठीक है, 9.77 मीटर/सेकेंड²। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन, ये वाला फार्मूला v = इसको क्या कहा जाता है, इसको वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी कहा जाता है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है। अब महेंद्र की वेलोसिटी फाइनल निकालनी है, इनिशियल 0 है, टाइम है 1, तो कर लो, फार्मूले में वैल्यूज पुटअप कर दो। u हो गया 0, 9.77 × 1, इट विल बी इक्वल टू 9.77 मीटर/सेकेंड। सो जब ये धरती पर जस्ट पहुंचने वाला होगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी होगी 9.77 मीटर/सेकेंड, एंड दिस इज 1.83 टाइम्स 1.83 × 10⁹ टाइम्स महेंद्रास वेलोसिटी इन एग्जाम्पल 2। इसका कोई लेना देना नहीं है, कुछ रेफरेंस नहीं है, कुछ काम की बात नहीं है, सिंपल हमको ये निकालना था जो हमने निकाला, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आ सकता है 2 मार्क के लिए एग्जाम में। तो डायग्राम भी बनाएंगे आप, ठीक है, महेंद्र वगैरह ऐसे डायग्राम यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी क्या है। यूज़ योर ब्रेन पावर, पेज नंबर 7 पर है। ये क्या बताया है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने बात किया जब अपना वीडियो 2 में, ठीक है, पार्ट 2 में देखा था। इसमें क्या बोलता है, अर्थ पर जो भी 2 ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, मान लो ये सरफेस है, इस पर 2 ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक बाय अ पर्टिकुलर फोर्स। तो यही यहाँ पर सवाल ये है, डज इफ द अर्थ अट्रैक्ट्स एन एप्पल टूवर्ड्स इटसेल्फ, द एप्पल ऑल्सो अट्रैक्ट द अर्थ, ठीक है, एप्पल भी अट्रैक्ट करेगा विथ अ पर्टिकुलर फोर्स, विद द सेम फोर्स, उतने ही फोर्स से, ठीक है। देखो हम यहाँ पर क्या बताते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ में, कि ये वाला ऑब्जेक्ट, मान लो मासेज अलग अलग है, ये 2 kg है, ये 5 kg है, दोनों भी एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, और इस फोर्स की वैल्यू क्या है, सेम, एग्जैक्टली सेम वैल्यू यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम सवाल देखो, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है,
ध्यान से देखो तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये अर्थ है, इसके ऊपर एक पेड़ है, इसके ऊपर एप्पल है, एप्पल नीचे गिर रहा है, ठीक है। एक्चुअल डायग्राम ऐसा, मेजरमेंट्स एग्जैक्ट नहीं है, इतना बड़ा पेड़ नहीं होता है धरती के ऊपर, ठीक है ना, मान लो। तो एप्पल नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर न्यूटन ने जो ग्रेविटी का इन्वेंशन किया था वो किस बेसिस पर किया था, एप्पल को ऑब्जर्व किया था। तो अगर यहाँ पर अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है तो एप्पल भी तो अर्थ को उसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो एप्पल नीचे क्यों गिरता है, अर्थ ऊपर की तरफ क्यों नहीं धकेलती है, ये सवाल है, ठीक है। तो इसका जवाब ये है कि भाई साहब मास, भले ही दो चीज़ों के ऊपर सेम फोर्स लगे लेकिन मास तो अलग अलग है ना। देखिए ये एक ब्लॉक है, इसका मास, ये दो ब्लॉक है, ठीक है, एक इधर ब्लॉक है एक इधर ब्लॉक है, दोनों का मास है 2 किलो, ये भी 2 किलो का है, ये भी 2 किलो का है, इसको भी, अच्छा नहीं अलग अलग मास पकड़ते हैं, चलो ये 2 किलो का है, ये 20 किलो का है, ऐसा पकड़ते हैं, ठीक है। अब इस पर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाइए, इस पर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाइए, बताइए कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा आगे मूव करेगा, सोचिए, दिमाग लगाइए, लॉजिक लगाइए, ठीक है। ये 2 किलो का बॉस है, एक ऊपर वाला 2 किलो का है, नीचे वाला 20 किलो का है। इसके ऊपर भी, पहले वाले पर भी हमने जो फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, और दूसरे वाले पर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है। बताइए कौन ज़्यादा आगे चलेगा, सोचो, पॉज करो वीडियो को और सोचो। देखो ये वाला ऑब्जेक्ट जो पहला वाला है ये ज़्यादा आगे चलेगा, क्यों, क्योंकि उसका वज़न कम है। तो वही बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है, इस केस में भी एप्पल का मास कम है इसलिए एप्पल मूव करेगा, अर्थ मूव नहीं करेगा। अर्थ का मास तो बहुत कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए एप्पल मूव करता है, अर्थ मूव नहीं करता। अब यहाँ पर सर अगर हम बात करें मून की, यहीं पर एक आगे क्वेश्चन में ही है, यहाँ पर कंटिन्यू करके अगर हम मान ले ये मून है, अरे कैसा मून है, ऐसा मून, ठीक है, मान लो ये मून है, तो मून को भी तो ये धरती अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, तो फिर मून नीचे क्यों नहीं गिरता। एप्पल नीचे गिर सकता है तो मून नीचे क्यों नहीं गिरता, वो इसलिए क्योंकि मून की खुद की भी ग्रेविटेशनल फील्ड है। 2 रीज़न है इसके, पहला रीज़न ये है कि मून की खुद की भी ग्रेविटेशनल फील्ड है, और अगर कंपेयर किया जाए तो एप्पल के कंपैरिजन में मून का मास तो कहीं ज़्यादा है ना, तो ये कुछ ना कुछ, भले ही धरती का जो फोर्स है ये वाला फोर्स जो है, इसके कंपैरिजन में ये वाला फोर्स कम है, लेकिन एप्पल के कंपैरिजन में ये वाला जो फोर्स है, कौन सा, देखो एप्पल क्या कर रहा है, धरती को अपनी तरफ खींच रहा है, मून भी क्या कर रहा है, धरती को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन ये वाला फोर्स जो है इस वाले फोर्स से कम है। या फिर ऐसा बोलो, ये वाला फोर्स जो है, मून वाला फोर्स, वो एप्पल वाले फोर्स से ज़्यादा है, तो ये धरती उसके तरफ जानी चाहिए लेकिन जाती नहीं है। क्यों नहीं जाती है, क्योंकि धरती का मास अभी भी मून के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दूसरी बात, पहली बात तो ये कि भाई मून का मास कम है अर्थ से, सेम बात। दूसरी बात, मून क्या करता है, अर्थ के आसपास ऑर्बिट करता है, चक्कर लगाता है, सही बात है। अब ऑर्बिट करेगा तो एक पर्टिकुलर टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या करेगा, ये फोर्स लगाएगा, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ये वाला फोर्स जो इसको नीचे, सवाल क्या है कि मून नीचे क्यों नहीं गिरता, भाई साहब एप्पल अगर नीचे गिरता है तो मून नीचे क्यों नहीं गिरता। तो पहला बात तो इसको अर्थ खींच रहा है, एक फोर्स ये है, और दूसरा फोर्स मून इस ऑर्बिट में घूमने के लिए लगाता है जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। तो ये दोनों फोर्सेस क्या करते हैं, एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से ये धरती पर नहीं गिरता, मून धरती पर कभी भी नहीं गिरता है। तो ये ऑर्बिट में ही क्यों घूमता रहता है, इसने क्या करना चाहिए, इस डायरेक्शन में एस्केप कर जाना चाहिए स्पेस में। तो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही क्यों घूमता है, अर्थ के आसपास ही क्यों घूमता है। अगर इस तरफ भी फोर्स लग रहा है और फोर्स काफ़ी ज़्यादा है
तो मून ऐसा यहाँ से टेक ऑफ क्यों नहीं कर देता, स्पेस में क्यों नहीं चले जाता? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो दो काउंटर बैलेंस फोर्सेस है ना, पूरी तरीके से एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, पूरी तरीके से एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। धरती का पगड़ा अभी भी भारी है, धरती जो फोर्स लगा रही है उसकी वैल्यू अभी भी कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए वो मून को स्पेस में नहीं जाने देती। मतलब मेरे आसपास घूम और मेरे से दूर भी मत जा और मेरे एकदम धरती पे भी आके मत गिर। ठीक है, समझ में आ गया? ये यूज़ योर ब्रेन पावर, कुछ क्वेश्चंस थे जिसका हमने आंसर किया। ओके, सो इसको यहीं बंद करेंगे हम और नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अगर नए हो चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। नेक्स्ट वीडियोस जल्दी आने वाली हैं अभी, ठीक है, जल्दी जल्दी हम वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। तो अब पूरा चैप्टर अपलोड करके ही मानूंगा। चलिए ठीक है।